नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम सरकारी नीतियों का विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं किसी विशेषज्ञ के साथ और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये नीतियां किस प्रकार से काम कर रही हैं, इनका क्या लाभ आप लोगों को मिल सकता है या कैसे मिल सकता है। जब हम विशेषज्ञ से चर्चा करते हैं तो उनके सुझाव भी लेते हैं और आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय रेल की, क्योंकि पिछले 10 साल में रेलवे नेटवर्क में काफ़ी काम हुआ है। कई ट्रेन चलाई गई हैं, नई नई वंदे भारत के नाम से ट्रेन चली हैं और जिसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं वो चली हैं। साथ में बुलेट ट्रेन चलने की बात की जा रही है और ये जो भारतीय रेल है ये आम जनमानस से जुड़ी हुई है, क्योंकि आवागमन का महत्वपूर्ण ये साधन है। हर व्यक्ति को इंतज़ार करना होता है, ट्रेन में बैठना होता है, टिकट चाहिए होता है, लाइनों में लगना भी पड़ता है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं आलोक कंसल जी, जो महाप्रबंधक सेवानिवृत्त हुए हैं भारतीय रेल से और 38 साल तक उन्होंने भारतीय रेल की सेवा की है, अलग अलग स्थानों पर रहकर, अलग अलग मंडलों में रहकर। उनसे इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका हमारे। नमस्कार जी, मैं आलोक कंसल हूँ। नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 9 साल में या 10 साल पूरे होने को आए, किस प्रकार का बदलाव आपने देखा है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल पीएम श्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दिया है कि हमारे रेल का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि जब देश में लाइफलाइन को जिसको कहते हैं, एक रेल की लाइफलाइन होती है, जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश में जो कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स है उसमें कमी नहीं आ सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले 10 सालों में बहुत सारे काम अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय रेल में किए गए हैं। आपने बात की लॉजिस्टिक की, मतलब माल ढुलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन रेलवे को माना जाता है और एक ज़माना ये था, जो आंकड़े बताते हैं कि 80% माल लाना ले जाना रेलवे से होता था और धीरे धीरे घट के ये जो भागीदारी है रेलवे की 27% तक रह गई। ऐसा क्यों हुआ और इसमें अब क्या सुधार देखते हैं आप? देखिए, इसके मूलतः 2 कारण रहे थे। हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय मौजूद था, उसके बाद में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारे रेलों की रिक्वायरमेंट और भी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसको रेलों की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स चाहिए, हमें लंबे ट्रैक्स चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तो हमारी जो ट्रेनों की संख्या में इजाफा नहीं हो पा रहा था। इसी तरह से जब हमारे जो माल ढुलाई वाला काम था, उसी ट्रैक के ऊपर हमारी ट्रेन चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, उसी ट्रैक पर चलती हैं माल ढुलाई के लिए गुड्स ट्रेन चलती हैं। पहली प्रायोरिटी जब हम कहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन को देनी होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे माल ढुलाई के अंदर कमी आ जाती थी। लेकिन इस 10 सालों में जो देखा गया है कि ऑनरेबल पीएम ने इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, हमारे को बजट मुहैया कराने के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हुए इजाफा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इसके अंदर। आपने माल ढुलाई की बात की और साथ में बजट की आपने विषय उठाया। रेलवे का तो एक अलग से बजट होता था और थोड़ा सा ये राजनीतिक आप इसे टिप्पणी कह सकते हैं कि रेलवे मंत्रालय के अंदर हर व्यक्ति आना चाहता था, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता था। बावजूद उसके जो 65,000 या 62,000 किलोमीटर का नेटवर्क था आज़ादी के समय, उसमें भी कोई इजाफा नहीं हुआ। और अब आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। जब मैंने आपसे बात करी है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की और रेलों की गति और नंबर बढ़ाने की बात करी है, उसका संभव ये भी हो सकता था कि हम अपनी फ्रेट ट्रेन्स के लिए अलग से एक नया रास्ता बनाएं, अलग से नए ट्रैक बनाए जाएं। तो सन 2011 में इसकी शुरुआत हुई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से। दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई के 2 कॉरिडोर चुने गए, जिसमें कि करीब करीब 2800 किलोमीटर का रूट कवर होता है। हमारे देश में जो भारतीय रेल का गोल्डन कॉरिडोर जिसे कहते हैं, जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और इन दोनों के डायगोनल्स को जो कनेक्ट करता है, इसमें करीब करीब 60% पैसेंजर और करीब 70% हमारा माल ढुलाई का काम होता है। तो इसलिए सबसे पहले इनको चुना गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कि इसके अंदर ग्रोथ की जाए और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया और उसका ग्रोथ जो पिछले 9 सालों में हुआ है, आज की डेट में दिल्ली से हावड़ा का काम पूरा हो चुका है और दिल्ली से मुंबई का काम भी 76% तक पूरा हो चुका है, जो अगले साल तक संभावित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इस कॉरिडोर के चलने के बाद में हमारी जितनी फ्रेट ट्रेन्स हैं वो
अभी इस पे शिफ्ट की जाएंगी और जो इस समय अवेलेबल ट्रैक्स हैं उसके लिए हमें पैसेंजर ट्रेन के लिए और अधिक नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाने के लिए क्षमता उपलब्ध हो जाएगी। आलोक जी, आपने जैसे बजट की बात की है और पहले बजट, मैंने अभी आपसे कहा कि एक अलग बजट आता था, रेल बजट पहले आता था, लेकिन इस सरकार ने दोनों बजट को इकट्ठा कर दिया। ये कदम जो है, इसको महत्वपूर्ण कदम कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। क्या इसका असर दिखाई दे रहा है दोनों बजट को इकट्ठा करने का? बिल्कुल सही सही बोल रहे हैं कि इस सरकार ने इस बात पे ज़्यादा जोर देते हुए, जब तक संभव नहीं हो पा रहा था कि अब इस बजट को मर्ज कर दिया गया है। अब ये रेल का बजट ना कहकर एक गवर्नमेंट का आम बजट कहते हैं, जिसमें कि रेलवे का शेयर अब बहुत अधिक बढ़ चुका है। अब उदाहरण के तौर पर इस साल में रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए फंड उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि 25% ऑफ द टोटल अलॉटमेंट ऑफ द आम बजट है। ये दर्शाता है कि इससे हमें अब हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और उस तरफ इसमें काम करने की गति और अधिक बढ़ चुकी है। कुल बजट का बहुत महत्वपूर्ण बात कही आलोक जी ने कि कुल बजट जो 10 लाख करोड़ का है सालाना बजट, उसमें से 25% रेलवे के लिए है। 2.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। पहले 50,000 करोड़ तक का बजट होता था कुछ वर्ष पहले तक। ये तो बजट की तो बात ही हुई, लेकिन आम जो नागरिक है उसको तो सुविधाओं से मतलब है। टिकट विंडो पर लाइन लगती है, वेटिंग टिकटें मिलती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं। ये जो परेशानी है लोगों को, ये कब तक दूर हो जाएगी आलोक जी? इसके लिए एक मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के चलने के बाद में हमारी पैसेंजर ट्रेन्स की संख्या हमारे इस एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के ऊपर बढ़ जाएगी और उसी उपलक्ष्य में उस पर स्पीड्स भी बढ़ाई जा रही है। पहले स्पीड्स हमारी 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, उसको बढ़ा के 160 किया जा रहा है। और देश में हाई स्पीड के नाम से एक मुंबई से अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें भी काम चल रहा है। जब ये ट्रेन्स पूरी हमें मुहैया हो जाएंगी और नई ट्रेन चल पाएंगी, तो एक आम आदमी को, जिसको लिए आपने बताया कि सुविधाओं की ज़रूरत होती है कि टिकट विंडो पर जाए और टिकट मिल जाए, वो एक विज़न है इस सरकार का। उसके विज़न के लिए अगले 5-10 सालों में एक NRP नेशनल रेल प्लान बनाया गया है, जिसमें कि अगले 5-6 सालों में हमारा जो रेल का शेयर है 27% से बढ़ के 45% हो जाएगा माल ढुलाई के लिए। और साथ साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट इसमें बहुत अधिक कमी आएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण जो इजाफा हुआ है कि अभी पिछले 4 सालों में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि पहले 29,000 किलोमीटर ही था आज से 9 साल पहले तक, वो अब पूर्ण होने पे आया है और पूरा आपका 62,000 रूट किलोमीटर का जो हमारा सेक्शन है, ट्रैक है, वो पूरा इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा अगले 1 साल के अंदर। इससे हमारा जो आयात होता है एक फ्यूल का, डीजल का, उसमें बहुत कमी आएगी। और जब उसमें कमी आएगी तो उसमें देश का जो पैसा है, जो इंपोर्ट में हम लोग लगाते हैं, उसमें सेविंग हो जाएगी और हमारी GDP का ग्रोथ में इसमें इजाफा हो जाएगा। जैसा कि ऑनरेबल PM साहब का एक विज़न है कि भारत अगले कुछ सालों में 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहा है और इस समय हम ऑलरेडी 4थे स्थान पर पायदान में पहुंच चुके हैं और 3 ट्रिलियन इकॉनमी का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। एक हम लगातार सुनते हैं कि प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखा रहे हैं और 35 ट्रेन ये चल चुकी हैं। इसके अलावा RRTS की बात भी करते हैं। तो जो दूसरी ट्रेन है, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, उसमें और वंदे भारत का क्या फ़र्क है? क्यों वंदे भारत नाम दिया गया और क्या इसकी खासियत है इन ट्रेन्स की? शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत सन 1988 में की गई थी, जब पहली ट्रेन चली थी बिटवीन दिल्ली से आगरा के बीच में 140 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आज की डेट में जितनी भी ट्रेन चलती हैं उसमें एक आगे इंजन होता है और पीछे उसमें डिब्बे होते हैं, जिसके अंदर हम यात्री लोग यात्रा करते हैं। वंदे भारत एक प्रयोग किया गया 2019 में, जिसमें कि मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने अपने इंजीनियर्स ने इसको डेवलप किया और इसमें दोनों तरफ मोटर कोच लगे हुए हैं, इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं है और ये पूरी तरह से एक नई AC ट्रेन है और इसके अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो कि भी वर्ल्ड क्लास रेलवे से कम नहीं है। इन ट्रेनों का नाम वंदे भारत इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है और अगले इस अमृत काल में इसको वंदे भारत का नाम देने के लिए एक नया टर्म दिया गया है। और ये शताब्दी एक्सप्रेस से 2 विषय में
भिन्न हैं। पहली बात, इसके अंदर इंजन नहीं लगेगा और इसके अंदर दोनों तरफ से ये ट्रेन चल पाएगी और इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये ट्रेन चल सकती है, जिससे कि ट्रैवल टाइम में 40 से 50% का कमी आएगी और कोई भी यात्री अपने गंतव्य स्थान पर इतने कम समय में सुरक्षित पहुंच पाएगा। आखिरी सवाल, जिस प्रकार से कार्य चल रहा है रेलवे में और चूंकि आपका लंबा अनुभव है, आपने 38 साल तक हर पद पर कार्य किया है, इंजीनियर भी हैं, आप कितने संतुष्ट हैं सरकार के इस कामकाज से जो पिछले 2 कार्यकाल में किया है? देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैं जो पॉलिसीज़ हैं इस समय गवर्नमेंट की, शुरुआत हुई थी स्वच्छता अभियान से और अब देखिए आजकल इस समय देश में हर क्षेत्र में हर विषय के ऊपर एक इतनी अच्छी पॉलिसी निकली है, जिससे कि उन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि हर तबके के आदमी को, हर तबके के लेवल के यात्री को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हो चुके हैं। और इसमें स्काई इज़ द लिमिट, जो कि रेलवे को लाइफ लाइन कहा जाता है देश की, और अब ये एक तरह से इंजन भी हो गया है। हमारे देश में इस समय 7 इंजन ऑफ ग्रोथ हैं, उसमें से रेलवे एक अनोखा इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाता है, क्योंकि इसमें जितना भी कार्य किया जाएगा उससे देश की जीडीपी पे असर पड़ेगा और हमारी जीडीपी उतनी ही बेहतर बनती जाएगी और हम एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ने का प्रयास हमारा जो रहेगा वो सफल हो पाएगा। साथ साथ रेलवे की जो सवारी है, जो रेलवे की जो जर्नी है, वो एक सेफ़ है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और चूँकि अब पूरा ट्रैक इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, ये होने जा रहा है अगले 1 साल के अंदर, इसमें हम यात्रियों को विशेष रूप से सुरक्षित और सुरक्षित दिशा में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए कार्य कर रहे हैं। अभी और भी कार्य काफ़ी होने हैं। अमृत भारत स्टेशंस का काम शुरू हो चुका है, जिससे कि हमारे आम यात्री को जब स्टेशन पहुंचेगा एक ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध रहेगा कि उसको खुशी होगी हमारे रेल सेवा का उपयोग करने के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि रेलवे का जितना नेटवर्क है, ट्रेन के जो पटड़ियाँ हैं उनके सहारे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी और ऐसे 5000 स्टेशन पूरे हिंदुस्तान में हैं, जिनमें से 1150 के आसपास सरकार ने उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि कोई आप सुझाव देना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि और बेहतर तरीके से इन योजनाओं को जिससे लागू कर सके सरकार? देखिए, मेरा जो अनुभव ये कहता है कि हम सबसे पहले जो भी यात्रा हमारा यात्री करता है, इवन हमारी फैमिलीज़ भी जब ट्रैवल करती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनको विश्वास है हमारे रेल सेवा के ऊपर कि अपने गंतव्य स्थान पर वो सेफली पहुंच सकें। तो इसमें सेफ्टी की तरफ और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और दिया भी जा रहा है। कवच, उसमें एक नया उपयोग एक सामने आया है। कवच मतलब कि एंटी कोलिजन डिवाइस, जिसमें कि जब ट्रेन चलती हैं तो ड्राइवर को अंदेशा हो जाएगा कि सामने आने वाली ट्रेन कोई ऐसा तो नहीं जो उसके ट्रैक पे आ रही है और हमारी सेफ्टी के अंदर उसमें कोई भी इन्फ्रिंजमेंट वो कर ना पाए। सेफ्टी की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सफाई अभियान में वृद्ध काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अच्छी हो रही है, वंदे भारत की तरफ काफ़ी तेज़ काम चल रहा है। ओवरऑल इकॉनमी की तरफ जब रेल बढ़ जाएगी तो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और जो हमारा है राष्ट्र प्रथम सर्वदा प्रथम का उद्देश्य जो हमारा है, फिलॉसफी जो हमारी है, वो हम उसमें पूरा काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आलोक कंसल जी। आलोक कंसल जी जो महाप्रबंधक रिटायर्ड हैं भारतीय रेल से, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रेलवे में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट, यानी काम करने की असीमित संभावनाएं हैं। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है। रेलवे सुरक्षा जो है उसकी तरफ थोड़ा सा और ध्यान दिया जाना चाहिए। और कुल मिलाकर उन्होंने चूँकि वो पूर्व अधिकारी रहे हैं, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि रेलवे जो करेगा आने वाले दिनों में अच्छा करेगा और लोगों को, जो यात्री हैं, उनको इससे फ़ायदा ही होगा। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।